नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सम्मान आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। जैसे जैसे ये भारतीय एकता का भारतीयता आधारित एकता का, भाईचारा का ये प्रयास भारतीय अवाम ताकत दल का अभी फिलहाल YouTube के संदेश के माध्यम से चल रहा है और उसके साथ साथ हमारी आदरणीय भारतीय अवाम इसमें हिस्सा ले रही है और मुखर होकर के उसको प्रदर्शित भी कर रही है। तो उसी कड़ी में कुछ और सुखद समाचार साझा करना जरूरी है। ये सुना गया है कि शायद बिजनौर के पास हमारे इस्लाम आस्था वाले हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों से अपना पीछा छुड़ा करके भारतीय एकता के माहौल में आने का निश्चय किया है। यह हमारे शेष भारतीय भाई बहनों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है और बहुत बहुत उत्साहवर्धक है। और हमारे सभी भारतीय भाई बहन, देखिए, जब भारतीय भाई बहन की बात कही जाती है तो कोई छूटे नहीं। देखिए, ये जो बड़े बड़े नेता हैं, मान लीजिए मोदी जी हैं, अखिलेश जी हैं, मुलायम जी हैं, राहुल हैं, ये लोग असल कि इन लोगों का दिमाग इतना प्रदूषित है कि ये लोग तो आएंगे नहीं। और वैसे इनको भी लाने का प्रयास है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये लोग जो अपनी उनकी विखंडनकारी नीति है, जो भी है, करतूत है, उससे तो ये बाज आएंगे नहीं। तो खैर आ जाए तो बहुत बढ़िया, और नहीं भी आते तो कोई बात नहीं। लेकिन बाकी हमारी जो अवाम है उसको भारतीयता के आधार पर, भारतीय भाईचारे के आधार पर आना बहुत जरूरी है। और उसका आधार यही है कि हमारा वजूद जो है ये है इस राष्ट्र में। देखिए, ये नेशन स्टेट है, देश से आगे बढ़ करके, देश माने कंट्री, उससे आगे बढ़कर ये नेशन स्टेट है, मतलब कि यह राष्ट्र हो गया। और राष्ट्र की पहचान क्या है? वो भारत है। तो हमारी पहचान इस राष्ट्र में रहते हुए सिर्फ भारतीय की है, बाकी और पहचान का कोई मतलब नहीं है। ये सभी भारतीय भाई बहनों को समझना पड़ेगा। ये इसके इतर जो सिखा रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, और हम सिख या ईसाई हैं, जो भी हैं, या हम ठाकुर ब्राह्मण, और यही नहीं, उसके आधार पर संगठन भी बने हुए हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, अखिल भारतीय यादव महासभा इत्यादि वगैरह, और मुस्लिम मजलिस, और तमाम तरह के, और भाषाओं के आधार पर भी, या भाषा के आधार पर, जो वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू था, वो भाषा के आधार पर ही वो प्रांत बनवा दिया। तो वो प्रांतीय कट्टरता के आधार पर भी है कि वो
वो अखिल भारतीय कश्मीरी महासभा, अखिल भारतीय पंजाबी महासभा, अखिल भारतीय बंगाली महासभा, अखिल भारतीय असमिया महासभा, हाँ गुजरात गरबी है, अखिल भारतीय उड़िया महासभा, मराठी महासभा, अखिल भारतीय मराठी महासभा, और इसके बाद जो है वो तमिल संगम, और अखिल भारतीय कन्नड़ महासभा, अखिल भारतीय तेलुगु महासभा, अखिल भारतीय मलयाली महासभा, तमाम इस तरह के बने हुए हैं। ये सभी जो तंजीमें हैं वह भारतीय एकता के रास्ते के सबसे बड़ी रुकावटें हैं, रोड़े हैं। उनको समाप्त करना होगा, उनको समाप्त करना बहुत जरूरी है, और सारी दीवारों को तोड़ करके एक होना है। और उसमें जो विशेष रूप से जो मैंने सावधानी बरतनी है कि एक तो एकता का भाव, क्यों एकता कि हम भी भारतीय और हमारे सभी देशवासी भी भारतीय, तो वही एकता का भाव। और सम्मान देना बहुत जरूरी है। सम्मान इसलिए जरूरी है कि अभी हमारे भारतीय समाज का कुछ तबका है किन्हीं कारणों से अपने को अलग थलग महसूस करता है, और कुछ लोग उसको सम्मान देने से मतलब यानी सम्मान देने के कर्तव्य से बचते हैं। और कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो अपमानित करने का भी पाप करते हैं। ये एकाध एपिसोड में बताया भी गया है कि हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं उनको सम्मान देने के बजाय, उनको गले लगाने से बजाय वो जो है हरिजन इत्यादि और शब्दों का उच्चारण करना भी मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन वो करते रहते। उसी प्रकार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन को कुछ तत्व, असामाजिक तत्व या कट्टरवादी या सामंतशाही सोच के तत्व उनको मैंने मैंने कि वो पंचपुत्र है इत्यादि वगैरह। हालांकि उन शब्दों का कहना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल की बात है, बहुत हमको भी बहुत तकलीफ होती है। ये जो बताया जा रहा है सिर्फ जब बीमारी के विषय में, जो रोग क्या है, लेकिन उसके लिए उन शब्दों का उच्चारण करना भी मेरे लिए बहुत कठिन है। तो सम्मान देना बहुत जरूरी है, तो सम्मान अपनापन दिखाना बहुत जरूरी है। ये हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन है, उनको सामने से जो है बिठाइए, खाट में बिठाइए, आगे बिठाइए, ये बहुत जरूरी है। ये भी समाचार मिला है कि हमारा वो तबका पिछड़े भारतीय भाई बहनों का वो तो यहाँ तक कहता है कि भाई हम जो परिश्रम करते हैं या मजदूरी का जो भी करते हैं वो तो हम कर लेंगे, लेकिन जो हमारे लिए जरूरी है वह सम्मान का और बराबरी का, यह एहसास उनको दिलाना बहुत जरूरी है। और इसी आवश्यकता को हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये हम सभी भारतीय भाई बहनों के लिए, पूरे भारतीय समाज के लिए, पूरे देश के लिए ये संदेश उनका दिया हुआ है। तो इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। और बाकी जो हमारे अवाम की समस्याएं हैं, जो उनको सेवा जो जिस तरह से उनको सेवा मिलनी चाहिए और जिस तरह की उनको सेवा सम्मान के हकदार हैं, तो वो जो यदि वो सरकारी मशीनरी का उपकरण आप सभी के आशीर्वाद से भारतीय जनता दल के हाथों में आता है, तो निश्चित तौर पर, यानी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, निश्चित तौर पर हमारे जो परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो शासन प्रणाली, जो मॉडल किसका था? सख्ती का, अनुशासन का। और इसी के साथ हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब का भी सख्ती का था, अनुशासन, नियम पालन और कानून पालन। इसी के बूते यानी प्रशासन को और शासन दोनों को निष्पक्ष, जो दुरुस्त, अनुशासित बना करके सेवा और सम्मान दोनों, सम्मान किसका? एक भारतीय नागरिक की जो प्रतिष्ठा होती है उसके अनुसार, और बाकी चीजें जो इसका विस्तार से, माने कि इसका डिटेल जो है वो तो जब ये किया जाएगा तब आपके सामने आ जाएगा।
और मोटा मोटी जैसे ये आपके योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो कहते हैं कि हमने अपराध मुक्त कर दिया। अब वो अपराध मुक्त कितना किए हैं, और ये भी देखने में बहुत ही गंदा लगता है कि अपराध मुक्त में सिर्फ मैंने कि वही मतलब वो मुख्तार अंसारी के साथ जो किया वो जरूरी था, वो उसमें कोई दो राय नहीं। अतीक अहमद के भी खिलाफ वो भी जरूरी था, लेकिन उन्हीं के बगल में रघुराज प्रताप भी एक खूंखार दुर्दार किस्म का माफिया गुंडा है। उस पर उनकी नज़र क्यों नहीं गई, यह बहुत बड़ा सवाल भी है। और वो सवाल यहाँ तक पहुँचेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यानी जातिवाद का असर उनके ऊपर पड़ गया है। तो इस तरह के संगीन जो मामले हैं कि अपराधियों का शमन करके अपनी आवाम को राहत दिलानी है, उसमें भी जातिवाद ऐसे घिनौने विचारों के आधार पर इस तरह की समस्याओं का मैंने समाधान ढूंढा जाता है, तो वो अपने उद्देश्य को, अपने मकसद को ही वो डिफीट करता है। मैंने उसी मकसद को ही वो प्रदूषित करता है। और अपराध से अपने आदरणीय भारतीय आवाम को राहत दिलाने के मामले में एक बात सभी को जानना चाहिए, एक बात हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना चाहिए और योगी आदित्यनाथ महोदय को भी जानना चाहिए कि जनता को राहत जो है अपराध मुक्त करने से है, अपराध को समाप्त करने से है। अपराधियों के समाप्त करने से अपराध नहीं जाता है। जैसे मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो अब हमारे योगी आदित्यनाथ ने जो किया, तो मुख्तार अंसारी को ठीक है, उसको पंग किया, उसके संबंधित संपत्तियों पर जो है बुलडोजर चलाया। और इसके अलावा भी जो सीए के विरोध पर जो उपद्रवी थे उनसे मैंने जो सरकारी संपत्ति जो सार्वजनिक संपत्तियों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई का भी जो उन्होंने अभियान चलाया, वो सब सही है। लेकिन मुख्तार अंसारी के विषय में मुख्तार अंसारी बना कैसे, और कैसे वो एक बहुत बड़ा माफिया, किसके बूते वो जो है वो उत्तर प्रदेश का शासन वो चला रहा था, और कौन उसके सिर पर किसका वरदहस्त था, मतलब कहने का मतलब किसका पेट्रोनेज था, किसका प्रोटेक्शन था। तो जब तक अपराध को शह देने वाला, उसको संरक्षण देने वाले का वैसा ही इलाज नहीं किया जाता जिस प्रकार की मुख्तार अंसारी का किया गया, तो अपराधी तो कुछ क्षण के लिए समाप्त हो जाएगा, अपराध नहीं जाएगा। तो वही पंग करने की जो उनको संरक्षण देने वाले, देखिए मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ। तो मुख्तार अंसारी को शह देने वाले मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव को जब तक उसी तरह पंग नहीं किया जाएगा तब तक ये अपराध नहीं जाएगा। और उन्हें नहीं, वो जो ये राहुल गांधी है, राहुल गांधी को जब भी मैं संबोधित करता हूँ तो वो देश का गद्दार भी है। देश के गद्दार जो है ये माने हमारे अखिलेश यादव उतना नहीं है। अखिलेश यादव की जो भी यानी देश की गद्दारी का विषय है, वो अपने नेताओं से, जैसे ये शफीकुर रहमान और कोई और टीएस हसन करके इनसे जो है तालिबान के समर्थन में जो वक्तव्य दिलाते हैं, जो आतंकवादी जेलों में बंद रहते हैं उनसे हमदर्दी दिखाते हैं। तो ये मुल्क के खिलाफ गद्दारी तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जिस लेवल का, जिस स्तर का राहुल गांधी गद्दार है, वो काफी फर्क है इसमें, ये मानना पड़ेगा। तो इनको भी संदर्भ चल रहा था मुख्तार अंसारी का। तो मुख्तार अंसारी जो है गद्दार राहुल गांधी के ही संरक्षण में वो पंजाब की जेल में ये सुरक्षित रूप से रखा गया था मुख्तार अंसारी।
तो राहुल गांधी को भी उसी तरह से पंग करने की जरूरत थी जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्तार अंसारी को पंग किया था। तो ये सारी चीजें इसलिए बताई जा रही है कि जब तक अपराध को सह देने वाले, संरक्षण देने वालों को भी पंग नहीं किया जाएगा, अपराध खत्म नहीं होगा। अपराधी तो कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए पंग हो सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं, इस सारी बातें इसलिए बताई जा रही हैं कि वाकई में उसका मकसद क्या है, जनता को इस अपराध से राहत दिलाना। और शायद यह इनके जो योगी आदित्यनाथ जी जैसे लोगों के ये मस्तिष्क में नहीं आता होगा, लेकिन भारतीय जनता दल उनको भी बताना चाहता है और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भी कई बार बता चुका है कि न्याय देने का सबसे पहले और सबसे प्रभावकारी जो जिम्मेदारी है वो सरकार की होती है, न्यायालय की नहीं होती है। यदि और कानून व्यवस्था जो है वो जनता की सेवा देने के आयाम में सबसे महत्वपूर्ण एक अंग है कानून व्यवस्था। और कानून व्यवस्था के द्वारा ही न्याय आप दे सकते हैं मौके पर। मतलब कि लबे लुबाब में कहा जाए कि खौफ जो है वो अपराधियों के दिमाग में होनी चाहिए। वैसे ये दावा तो करते हैं योगी आदित्यनाथ या उनके समर्थक लोग करते हैं, लेकिन उनको भी पता है कि अभी अपराधियों के दिमाग में खौफ नहीं है। तमाम वारदातें हुई हैं और आज भी मैंने गलियों में, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, मेरठ या और इधर इन शहरों में जो चैन छीनने वाले हैं, जो पर्स छीनने वाले हैं, उनमें खौफ नहीं है। और जो कांड हो गया यहाँ का उन्नाव का, और वो तो उन्नाव इत्यादि में जो इस तरह से जो कांड हुआ है, तो अभी मैंने अपराधियों के हौसले पस्त नहीं हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता दल वो इस मैंने इसका बिल्कुल पक्षधर है कि खौफ जो है वो अपराधियों के दिमाग में होना चाहिए कि यदि कोई अपराधी वृत्ति का है तो मतलब कोई अपराध करने के पहले वो कम से कम 100 या 1000 बार सोचे। ये है। और खास करके कानून परमिट करता है कि नहीं करता है, बलात्कार का यदि कोई केस है, बिल्कुल भारतीय जनता दल कहता है कि वो कानून ऑपरेट करता रहेगा, लेकिन उसको जो है वो बिल्कुल जो है समाप्त कर देने की आवश्यकता है। और ऐसे भी वो उदाहरण आते हैं जिसके दिमाग में बलात्कार या रेप, हालांकि ये इन शब्दों को कहने में हमको बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए कि जो वक्त हम लोग का था, इस तरह के न शब्द सुनते थे न कोई कहता था, लेकिन आजकल ये आम हो गई है। तो इनके अपराधियों को का पता करके सीधे जो है उनका सफाया, कोई और इसमें कोई लाग लपेट नहीं है भारतीय जनता दल को, इसलिए ये चीजें जो है कहाँ तक कानून उसको परमिट करता है, लेकिन ये चीज सुनते ही दिमाग जो है वो खोल उठता है, इसलिए उनकी समाप्ति जरूरी है। तो इस तरह से, ताकि इस तरह की अपराध सोचने वाला जो है वो खुद खौफ में रहे कि ये जैसा उसने अपराध किया तो वो दुनिया से मिट जाएगा। तो इस तरह से जो है हम अपने आदरणीय भारतीय आवाम को, खास करके हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, जो माताएं बहनें हैं, उनको न्याय दे सकते हैं। कुछ नमूने हैं और कुछ और सख्ती और अनुशासन और निष्पक्षता के आधार पर जो सरकारी तंत्र की जो खामियां हैं, भ्रष्टाचार है और आपका हरामखोरी है, पक्षपात है इत्यादि से मुक्त करके बिल्कुल
जो है वो निष्पक्षता के आधार पर और नियम के आधार पर, और एक सिद्धांत और था, वो बारी बराबरी। ये बहुत जरूरी है कि आपका काम नियम के अनुसार आपकी बारी पर ही होगा और बराबरी के आधार पर होगा, और बारी वो टूटेगी नहीं, चाहे वो कितना भी रसूख वाला हो, प्रधानमंत्री का ही बेटा क्यों न हो, राष्ट्रपति का बेटा ही क्यों न हो, मुख्यमंत्री का बेटा क्यों न हो, वो बारी टूटेगी नहीं। तो कुछ इस तरह के नमूने हैं आपको सेवा देने का और आपको भारतीय नागरिक की प्रतिष्ठा बख्शने का। तो वही कहा जा रहा था कि हमारी आवाम को भारतीय नागरिक की इज्जत और प्रतिष्ठा बख्शते हुए इन्हीं बारी और बराबरी का सिद्धांत, और हाँ, और अपने जो सरकारी तंत्र है, देखिए योजनाएं बहुत बनती हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि साहब कोई भी पार्टी आ जाए, लेकिन ये जो सरकारी कर्मचारियों द्वारा पक्षपात है, भ्रष्टाचार है और हरामखोरी है, ये कभी जाती नहीं। और यही सबसे बड़ा दर्द जो है हमारे आम और गरीब आवाम का है। तो इसको भी दूर करेगा। जितने भी हरामखोर होंगे वह सरकारी तंत्र में रह नहीं पाएंगे। जितने भी पक्षपाती होंगे या तो उनको इस आदत को छोड़ना होगा या वो रह नहीं पाएंगे। तो जितनी हरामखोर, भ्रष्टाचारी और पक्षपात करने वाले, हरामखोरी में ये भी आता है कि भाई अपना काम समय के अंदर और समय के अंदर समय के अंदर जो है दफ्तर आइए और जो समय के और समय के पहले जो है वो दफ्तर मत छोड़िए। अपने कुर्सी पर वो उपलब्ध रहिए, अपनी जगह पर जनता की सेवा के लिए। तो ये सारी बातें जो है वो जो हरामखोरी है को दूर करने के बाद ये स्थिति और ये आवश्यकता जो है वो अपनी भारतीय आवाम के लिए वो आएगी। तो ये कुछ एपिसोडों के माध्यम से बताया गया कि ये आपकी सेवा के लिए और अपने प्रदेश में जो आर्थिक विकास है, रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सभी कुछ, लेकिन बिल्कुल पारदर्शी ढंग से। ये नहीं कि वो नकल करा करके शिक्षा की नींव खोद डालो, फर्जी टीचर, फर्जी डिग्री और तमाम जो है वो मैंने धंधेबाजी और भ्रष्टाचार के चक्कर में तमाम कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के इंस्टीट्यूशंस बिला वजह, और जिसमें कि शिक्षा की गुणवत्ता की विधिवत हत्या होती हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इसलिए कि हमारे सारे बच्चों को कुशल बनाना है, योग्य बनाना है और जो है और उनको काबिल बनाना है। तमाम जो है इस तरह से चर्न आउट कर देना बच्चों को, बस वो डिग्री वो थमा देना, और जो है कोई कुशलता नहीं, कोई योग्यता नहीं, ऊपर से जो है वो बेरोजगारी। मान लीजिए कोई कंपनी आती भी है और उद्योग लगाती भी है, तो यो कंपनी जो है वो योग्य और कुशल लोगों को ही लेगी। और इस तरह से जो ये फौज तैयार करवाते हैं ये समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग और जेएनपीसी के लोग, अब बीजेपी भी शामिल है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो है कुशल होना पड़ेगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्किल। तो सबके साथ मैंने योग्यता भी हो, काबिलियत भी हो, स्किल हो, और तो चाहे प्राइवेट की नौकरी हो, चाहे मैंने जो उद्योग लगते हैं उसमें नौकरी हो, और चाहे सरकारी नौकरी हो। और उसमें एक चीज और भी आवश्यक रूप से ये
भारतीय जनता दल ने बताया है कि नैतिक शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। तो नैतिक शिक्षा के विषय में भी भारतीय जनता दल ने बताया कि नैतिक शिक्षा और बिल्कुल अनिवार्य रूप से है कि हमारे जो संत महात्मा हैं, हमारे जो है कबीरदास हैं, नानक जी हैं, हमारे रामकृष्ण परमहंस हैं, सूफी संत हैं और हमारे संत रविदास हैं, इनकी वो वाणियाँ, उनके उपदेश जो मानवता केंद्रित हो, तो इसका एक संकलन और उनकी जीवनी भी ऐसी बात। तो नैतिक शिक्षा का एक भाग है। दूसरा भाग में हमारे जो अमर शहीद राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलियो, इनकी जीवनी, ताकि बच्चों में देशभक्ति का जज्बा है। और जो पहला भाग था उसके अनुसार कि हमको कैसे सदाचार बनना है, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण कैसे पाक और पवित्र हो। तो इस तरह की नैतिक शिक्षा और भी चीजें हैं कि भाई उसको जो है जो इस नैतिक शिक्षा को पास करेगा वही जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में, रोजगार दफ्तरों में वो वहां पर यानी पंजीकृत हो पाएगा और उन्हीं दफ्तरों से सारी नौकरियां, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे वो राज्य सरकार की हो, चाहे वो निगम की हो, चाहे अर्ध सरकारी हो, चाहे प्राइवेट वाले, वहीं से उठाएंगे। और जो कुछ विशेष और उच्च स्तर की जो नौकरियां हैं, जैसे सिविल सर्विसेज या यूपीएससी वाला या पीसीएस के सर्विसेज, इसमें यही नैतिक शिक्षा का गहन रूप से उसकी परीक्षा की जाएगी और साइको टेस्ट भी होगा कि भाई जो उस पुस्तक में है उसका मनोवैज्ञानिक असर हुआ है कि नहीं हुआ। तब जाकर के यही जो है जो सरकारी तंत्र का में जो बुराई है और भारतीय जनता दल तो यहाँ तक कहता है कि जो सर्विंग जो काम कर रहे हैं कर्मचारी हैं, उनका भी देशभक्ति को लेकर के और जो है जो सदाचार को लेकर के भी, हालांकि उनको कहा जाए कि इसका अध्ययन कर लीजिए और उनको बोला जाएगा और उनका भी साइको टेस्ट को करवाएगा और निश्चित रूप से कि कितना असर है उनके ऊपर। यदि उसको उसमें सफल नहीं होते हैं और कुछ कर्मचारी अधिकारी और किसी भी स्तर के हों, यदि वो कैबिनेट सेक्रेटरी भी लेवल के हो, तब भी यदि उन मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, सरकार उनको जो है कंपल्सरी रिटायर करके जो है वो बाहर करेगी। सरकारी तंत्र में वही रहेगा जो कि नैतिक मानदंडों को जो आवश्यक है इस देश के लिए, उनको पूरा करेगा। मैंने कि वो सदाचार का भी और देशभक्ति का भी, दोनों। ये इसलिए कहा जा रहा है कि आप गांव देहात में जाइए, तमाम शिकायतें, किसानों की उपज है, कोई वो एमएसपी तय होंगे, कोई खरीदने वाला नहीं है, उसमें बिचौलिया आ गया और जो उनको जो गन्ने का मूल्य है उसके लिए वो चक्कर मार रहे हैं। ये सब जो है ये सारी इस तरह की तकलीफें हैं, वो जो है वो दूर होंगी। लेकिन व्यवस्था क्या रहेगी, वही जो सख्ती का